जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मित्र आज से हम लोग एक नए सिरे की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम आरआरबी के लिए सामान्य ज्ञान को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी मित्र क्लास में आ जाएंगे और एक बार मिलकर क्लास को शेयर कर देंगे ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत कर सकें। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि विषय सूची आप देख रहे हैं जिसमें हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन इतिहास के इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं। हम एक एक करके पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ मध्यकालीन इतिहास दिया गया है, इसे भी हम अच्छे ढंग से पूरे को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है आधुनिक इतिहास, इसे भी एक एक करके हम पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास होगी आपके लिए। इतने सारे टॉपिक दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी, इसमें इतने टॉपिक दिए गए हैं, इसे भी हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक जो आ जाता है ये जियोग्राफी से संबंधित है जिसमें विश्व भूगोल के अंतर्गत इतने टॉपिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं मित्र। एक एक करके हम पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है ये भारत का भूगोल आ जाता है, इसमें भी इतने टॉपिक दिए गए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक एक क्वेश्चन हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है आपका अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक, इसके भी अच्छे टॉपिक दिए गए हैं, सारे को हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। परंपरागत सामान्य ज्ञान, इसे भी हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे टॉपिक दिए गए हैं। कला और संस्कृति, उसके बाद पुस्तकें एवं लेखक, दिन और दिवस, पुरस्कार के अंतर्गत इतने इतने टॉपिक दिए गए हैं, हम पूरी को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं मित्र। फिर उसके बाद आपका आ जाता है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय, इसे भी हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है यहाँ लिखा गया है विविध, विविध को हम पूरे अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो प्रश्न पत्र का विश्लेषण है यानी आरआरबी एनटीपीसी 2022 में जो हुआ था, कुल प्रश्न पत्र थे 15 और हर शिफ्ट में कितने क्वेश्चन आते थे तो 40। यानी कहा जाए आरआरबी एनटीपीसी 2022 में जो परीक्षा हुई थी 15 पेपर हुए थे जिसमें हर प्रश्न में 40 क्वेश्चन रहते थे, तो टोटल 600 क्वेश्चन उसका कंप्लीट करने वाले हैं। आरआरबीसी ग्रुप डी 2022 में भी इसका पेपर हुआ था। कुल 99 प्रश्न पत्र हैं और हर प्रश्न पत्र में 30 क्वेश्चन जी से संबंधित थे, तो यानी 2970 क्वेश्चन, ये भी हम अच्छे ढंग से पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं सारे प्रश्न पत्र का विश्लेषण दिया गया है और किस प्रश्न पत्र में कितने क्वेश्चन आए थे। टोटल यहाँ आप देख सकते हैं 15,210 क्वेश्चन को हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे। तो सभी मित्र अच्छे ढंग से इस क्लास को देखना, कोई भी मित्र क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। आप यहाँ देख गए हैं कि जो जो क्वेश्चन दोहराया गया था, सारे दोहराने वाले क्वेश्चन को यहाँ हटा दिया गया है, यानी कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। यहाँ देख सकते हैं मित्र ये चार्ट के माध्यम से इतिहास से संबंधित हम 1580 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 1145 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। भूगोल के अंतर्गत 1778 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत 1128 और तो परंपरागत ज्ञान के अंदर 1516 क्वेश्चन को हम अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। इतिहास के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा ये प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत कौन सा टॉपिक आज हमारा होगा, पाषाण काल। और पाषाण काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम एक एक करके पूरे को अच्छे ढंग से कंप्लीट करने वाले हैं। तो सभी मित्र अब ध्यान से देखिएगा, क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास होगी मित्र। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ देखिए आरआरबी के अंतर्गत पूरी परीक्षा लिखी गई है, आप देख लीजिए, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, एलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, ये पूरी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के अंतर्गत, तो ये क्लास जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। पहला क्वेश्चन जो है आप पढ़ चुके हैं, अब इसका आंसर आपको देना होगा। इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, यह आपको बताना होगा।
तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ताम्र पाषाण काल, बिल्कुल सही बता रहे हो। ताम्र पाषाण काल जो है ये पाषाण युग के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कहा जाए तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा और मध्य पाषाण काल होता है और नवपाषाण काल होता है, लेकिन ताम्र पाषाण काल जो है ये नहीं होता। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी पढ़िएगा आप, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आप छोड़कर चले जाएं। यहाँ लिखा गया है पाषाण युग में मनुष्य पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल तथा नवपाषाण काल। ताम्र पाषाण काल युग नवपाषाण के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजार का प्रयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे मित्र तो आपकी और ज्यादा कहा जाए तो जो डाउट है वो मिट सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्र, आप देख सकते हैं सबके पीछे टैगलाइन लगा है, यानी ये क्वेश्चन जो है कहाँ पूछे गए हैं आपको बताने की कोई जरूरत नहीं होगी, आप खुद देख लीजिएगा कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका की गुफाओं की खोज जो है ये सभी को पता है कि 1957-58 में हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा ताकि और भी क्वेश्चन क्लियर हो सके। जरूरी नहीं यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, लेकिन आप अगर एग्जाम जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं तो जो जरूरी है कि आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। यही क्वेश्चन तो रिपीट हो या ना हो अलग बात है, लेकिन आप जो एक्सप्लेनेशन है इसे पढ़ लेंगे तो जरूर ही क्वेश्चन फंसने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन क्या लिखा गया है कि भीमबेटका की गुफाओं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाओं चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। यह एक पुरापाषाणी गुफा आवास है जिसके निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। की खोज डॉक्टर विष्णुधर वाडकर द्वारा 1957 और 1958 में की गई। वर्ष 2003 में यूनेस्को इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। अब ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ एक क्वेश्चन बन जाता है, देखिएगा कि भीमबेटका गुफा जो है ये विश्व धरोहर स्थल में कब आया, तो आप देख सकते हैं 2003 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 1957-58। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं कि भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिले में अवस्थित भीमबेटका गुफा से मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिले हैं। यद्यपि यह अधिकांश चित्रकारी मध्यपाषाण युग की है, किंतु यहाँ पुरापाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी चित्र मिले हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, इसका राइट आंसर बताइएगा मित्र। भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन 4 आपके सामने आ चुका है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र अभी आप एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं तो आप बता सकते हैं भीमबेटका में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिएगा, लिखा गया है भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत रायसेन जिले में स्थित है। अभी आपने इसका एक्सप्लेनेशन ऊपर पढ़ा था, जरूरी नहीं कि सबका हो एक्सप्लेनेशन किया जाए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसका जरूर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधि एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है, यह आपको बताना है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा।
तो जो भी मित्र बता रहे हैं कि सबसे पहले आ जाएगा पुरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये के साथ जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिएगा बहुत अच्छा ही एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से माना जाता है जब मानव ने लिपि अथवा लेखन का विकास नहीं हुआ था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए उसे पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल अथवा प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। यहाँ आप देखिएगा प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक को प्रागैतिहासिक काल, दूसरे को आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरे को ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। यानी कहा जाए प्रागैतिहासिक काल की कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। ऑप्शन के तौर पर देखा जाए, यानी कहा जाए मित्र एक्सप्लेनेशन या कहा जाए एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो पूरा पाषाण हो जाएगा, मध्य पाषाण हो जाएगा और नव पाषाण हो जाएगा। इसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। दूसरा आ जाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जो ऐसा काल है मित्र लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, सरल भाषा में कहा जाए तो आद्य ऐतिहासिक काल उन्हें कहते हैं जो लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, उन्हें हम आद्य ऐतिहासिक काल में कहते हैं। और ऐतिहासिक काल तो सभी को पता है जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उन्हें पढ़ा भी गया हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं कौन सा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। सही क्रम आपको बताना था। नेक्स्ट टॉपिक जो आ चुका है हमारा, टॉपिक है नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, टॉपिक जो है हमारा ये क्या है, सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। इसका आंसर आपको बताना है। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, यह आपको बताना है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी मित्र गलती नहीं करेगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा नागेश्वर से, बिल्कुल सही बता रही हूँ। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त की जाती थी, नागेश्वर से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर यानी गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों में कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 7, इसका राइट आंसर बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में स्थित है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जो पंजाब में स्थित है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी मित्र को पता है कि रोपड़ जो है ये पंजाब में स्थित है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता रोपड़ की खोज जो है 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यही मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। अब आपने इस एक्सप्लेनेशन से बहुत कुछ सीखा कि सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ स्थल जो है ये तो पंजाब में है, तो क्वेश्चन में दिया गया था। लेकिन रोपड़ की खोज जो है ये कब हुई, 1950 में। किसने की, तो बेबी लाल ने की थी। और ये भी कहा गया है, ये क्वेश्चन आपको मिल गया है कि यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि किस स्थान पर मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं, तो आप कह सकते हैं कि रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8 जो है कुछ हाई फाई लग रहा है, फिर भी हम इसे पढ़ते हैं। हड़प्पा की अधिकांश मानिक मोहरे फिर खाली स्थान दिया गया है नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो टुकड़े बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। तो सेल खड़ी जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो सिट ए टाइट हो जाएगा इसका राइट आंसर। सेल खड़ी होता तो सेल खड़ी ही कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र हो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बता रहे हो। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हड़प्पा
की अधिकांश मोहरें सेलखड़ी, यहाँ लिखा भी गया है देखिएगा, से बनाया जाता था, जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कचीली मिट्टी, चार्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी हुई मोहरें भी हैं। मानक मोहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मित्र, धौलावीरा फिर खाली स्थान दिया गया है, राज्य में स्थित है। धौलावीरा जो है ये किस राज्य में स्थित है, यह आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, सभी को पता है कि धौलावीरा जो है गुजरात में अवस्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कुछ सोचने समझने की बात ही नहीं कि धौलावीरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है, बिल्कुल सही बता रहे हो। लिखा गया है धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज जो है 1968 में जगपत जोशी द्वारा की गई थी। अब यहाँ देखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहा जाए धौलावीरा की खोज जो है ये कब की गई, तो 1968 में की गई। किसके द्वारा की गई, तो जगपत जोशी द्वारा की गई थी। और यह भी लिखा गया है कि जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। यह प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। ये कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का पहला स्थल है। सिंधु सभ्यता का स्थल तो है ही, लेकिन सिंधु सभ्यता के अंतर्गत भारत का पहला कौन सा स्थल है जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो धौलावीरा है, जो कि भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है, जो जुलाई 2021 में शामिल किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। जो भी मित्र बता रहे थे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही बता रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान जो समयावधि के साथ जुड़ी हुई है। धौलावीरा जो है ये पुरातात्विक स्थान है जो किस समयावधि के साथ जुड़ी है। तो बच्चे को पता है ये क्वेश्चन कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट और काफी ज्यादा इजी, सिंधु घाटी सभ्यता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल फिर खाली स्थान था। कैसा था, वृत्ताकार था, बेलनाकार था, त्रिभुजाकार था, आयताकार था। बताइएगा मित्र इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानाकार एक विशाल फिर खाली स्थान दिया गया है था। तो राइट आंसर हो जाएगा आयताकार टैंक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ भी एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल आयताकार टैंक है, जो मोहनजोदड़ो की सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खोज जो है राखालदास बनर्जी ने 1922 में की गई थी। और यहाँ से एक सीख के 3 मुख वाले देवता यानी पशु देवता की मूर्ति भी मिली है। राइट आंसर हो जाएगा आयताकार टैंक। ऑप्शन नंबर डी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। वर्ष 2000 कहाँ से आ जाएगा। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे है। साफ सी बात है, घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला। याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी मित्र को पता है, रावी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। जो भी मित्र बता रहे हैं रावी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिएगा। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के गोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला। इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ रावी नदी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का अर्थ शाब्दिक अर्थ जो है ये मृतकों का टीला है। तो सभी को पता है, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है, पूछे जाने की पूरी संभावना है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ जो है ये मृतकों का टीला होता है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ देखिएगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखा गया है एक्सप्लेनेशन में कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा का अर्थ है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मृतकों का टीला जो है किस भाषा के अर्थ के तौर पर लिखा गया है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा
सिंधी भाषा के अर्थ में मृतकों का टीला है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित एवं उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखल दत्त बनर्जी ने 1922 में की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले सभी मित्र हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? तो अभी आपने बताया कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ जो है मृतकों का टीला होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो अभी आपने बताया भाई इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत में। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मन के बनाने, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहरे बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? यानी आपसे पूछा जा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता या कहा जाए हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहरे बनाना, तराजू का निर्माण करना और कहा जाए शिल्प उत्पादन के लिए भी है था। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा चन्हूदड़ो। जो भी भाई बता रहे हैं चन्हूदड़ो बिल्कुल सही होगा। यहाँ लिखा गया है, ये भी पढ़िएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा गया है? मोहनजोदड़ो में 80 मील दक्षिण में स्थित, मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्हूदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। यहाँ सेंधो संस्कृति के अतिरिक्त प्राग हड़प्पा संस्कृति जैसे झुकर झाकर संस्कृति कहते हैं के अवशेष मिले। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे और यहाँ इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मोहरे, मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह मात्र स्थल जहाँ वक्राकार ईंटें मिली हैं। अब यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वक्राकार ईंटें कहाँ मिली हैं? तो चन्हूदड़ो से मिली हैं। इसकी खोज कब हुई थी? 1931 में हुई थी। किसने की थी? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एम.जी. मजूमदार ने। तो 3 क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न स्थलों में से सबसे पहले किसे खोजा गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया, तभी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये खोजा गया सबसे पहला स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा जा रहा है, इसका राइट आंसर बताना है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? बताइएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो जो भी मित्र बता रहे हैं हड़प्पा बिल्कुल सही बता रहे हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचे उठा है। इस मूर्ति को नटराज आदि के रूप में माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7-8 इंच है। ये भी पूछा जा सकता है कि नटराज की मूर्ति जो है ये कितनी ऊंची है, तो 7-8 इंच है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर हड़प्पा वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? फटाफट बता देंगे क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो जो भी मित्र अभी आगे क्वेश्चन ध्यान से पढ़े होंगे कि धोलावीरा जो है गुजरात में है, वह तुरंत आंसर बता सकते हैं कि कौन सा स्थल गुजरात में। तो धोलावीरा जो है ये गुजरात में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ देखिएगा एक्सप्लेनेशन, इसे पढ़ लेते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा युगीन नगर धोलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादी बेट द्वीप पर स्थित है। यह विश्व धरोहर की सूची में जगह बनाने वाले गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में पुरातात्विक जगपत जोशी ने किया था। यहाँ 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं कि धोलावीरा जो है ये विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ, धोलावीरा की खोज किसने की और कब की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बिल्कुल सही, जो भी बता रहे थे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है सामने, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सभी को पता है कि मोहनजोदड़ो भी है, हड़प्पा भी है, लोथल भी है, लेकिन उरुक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल बिल्कुल भी नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ लिखा गया है, इसको पढ़िएगा मित्र, कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलावीरा, गुजरात, राखीगढ़ी, जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु घाटी के आसपास केंद्रित था, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु सभ्यता इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। 21 का राइट आंसर क्या होगा? तो सभी मित्र को बोला है धोलावीरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी मित्र बता रहे हैं बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। धोलावीरा गुजरात के कच्छ रण में स्थित है। इसके खोजकर्ता जो है जेपी जोशी थे। 1967 में इसकी खोज हुई थी। इसका आकार जो है ये आयताकार है। ये विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। आप यहाँ देखिएगा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं, गुजरात बिल्कुल सही बता रहे हो। डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गुजरात इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लेकिन उससे पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। इसकी खोज जगपत जोशी ने की थी। अब ये आपने देखा। अब यहाँ देखिएगा मित्र, कौन सा स्थल जो है किस राज्य में है, ये कुछ सूची दिए गए हैं। हम इसे भी पढ़ लेते हैं कि धोलावीरा गुजरात, रंगपुर और सुरकोटदा जो है ये गुजरात में है। आलमगीरपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा जो है राजस्थान में, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में, रोपड़ जो है ये पंजाब में है। ये कुछ लिस्ट थी जो मैंने अच्छे ढंग से पढ़ ली, आप भी देख लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई के लिए जिम्मा लिया? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो। रेम हिटकर ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विकविद द्वारा की गई थी? यानी सिंधु घाटी सभ्यता या कहा जाए हड़प्पा सभ्यता किस भारतीय द्वारा की गई थी? तो आरडी बनर्जी बिल्कुल सही बता रहे हो। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी हो जाता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। या पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है। यहाँ महत्वपूर्ण स्थल पूछा गया था, यहाँ विशाल इमारत पूछी गई है, तो अन्नागार हो जाएगा, जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त कुछ अवशेष में कांस्य की नृत्य करती नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मृदा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, घोड़ों के दांत आदि मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता फिर खाली स्थान दिया गया है, वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र में उत्तर के मालवा तक फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कितने वर्ष पुरानी थी, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना 3000 ईसा पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा। पहले खाली स्थान दिया गया है का विकास 5000 BC से मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा की घाटी पूर्व की तलहटी क्षेत्र में हुआ।
तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या होगा ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं, जो बार बार वही घुमाया गया है एक्सप्लेनेशन उसे हम नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नया क्वेश्चन आएगा उसका एक्सप्लेनेशन जो पढ़ लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही जो भी मित्र बता रहे हैं कि पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग फिर खाली स्थान गया है अस्तित्व में आई थी। क्वेश्चन 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में कब आई थी? तो 2500 ईसा पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो थी मित्र, ये क्या थी? ईंट से बने भवन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीनतम नदी की सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें के निश्चित अनुपात 4, 3, 4, 2 और 1। अगर आपसे पूछेगा कि ईंटों का अनुपात क्या था, तो याद रखना 4, 2 और 1। राइट क्या होगा? यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो कांस्ययुगीन सभ्यता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया, जो तांबे और टीन का मिश्रण था। सिंधु घाटी सभ्यता 1400 केंद्रों की खोजा सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में और ये सभ्यता सिंधु और उसके सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। यानी कहा जाए, दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक कितने केंद्रों को खोजा जा चुका है? तो 1400, जिसमें 925 जो है ये भारत में स्थित है। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि कांसा जो है किस से मिश्रण से बनता है, तो तांबा और टीन से, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु सभ्यता के लोग, फिर खाली स्थान दिया गया है, बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। तो अभी आपने देखा कि कांसा बनाने के लिए, कांस बनाने के लिए तांबा और टीन को मिश्रित करते थे। राइट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? महत्वपूर्ण स्थल नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी को पता है कि कालीबंगा भी होता है, मोहनजोदड़ो भी होता है और हड़प्पा भी, लेकिन आजमगढ़ जो है ये नहीं है। राइट क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता आजमगढ़ नहीं है। आजमगढ़ जो है यूपी का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ, फिर खाली स्थान दिया गया है, में मुर्दों का टीला है, किस भाषा में? तो अभी आपने जो वो क्वेश्चन आया था तो एक्सप्लेनेशन किया था, तो वहाँ सिंधी भाषा से लिया गया है इसका अर्थ। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवानों में से किसकी पूजा नहीं करते थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो विष्णु की पूजा नहीं की जाती थी, बल्कि शिव की, कबूतर की और स्वास्थ्य की पूजा की जाती थी। तो विष्णु की पूजा बिल्कुल भी नहीं की जाती थी। यहाँ पढ़िएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर मिलेगा, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन है। मोहनजोदड़ो की एक मोहरों पर स्वास्तिक चिन्ह और एक त्रिमुखी पुरुष का सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी और बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा तथा भैंसे का अंकन किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, खाली स्थान दिया गया है कि पूजा करते थे। तो अभी आपने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं ये किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। राइट क्या होगा? डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था? 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जो भी मित्र बता रहे हो 1980 बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37, क्या पूछ रहा है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो बैल बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ लिखा गया, इसको पढ़िएगा। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार, बेलनाकार थीं। इन मोहरों पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी व बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहरों में तथा इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगा में मिलते हैं, जिससे इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? शिल्प कलाओं के उत्पादन से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मांडा, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, जबकि बालाकोटा के बहुतीयता में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं तथा चनहुदड़ों के वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियां, करछियां और कच्ची कारी की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि आपके सामने आ चुका है मित्र, क्वेश्चन 39 है। अब आ चुका है आपके सामने वैदिक सभ्यता से संबंधित नेक्स्ट टॉपिक है, जिसमें हम तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमारा ये तीसरा टॉपिक है, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से संबंधित पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्ति है, जिसमें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिसे फाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मंडल, ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ लिखा गया है, ऋग्वेद में 1028 सूक्ति हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा मित्र। बृहद्रक, मुंडक और त्रैत्रेयी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो ये सब जो हैं, ये क्या है, उपनिषद हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। बृहद्रक, मुंडक और त्रैत्रेयी उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। भारत में राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीन पुराण जो है, यह मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदू धर्म में फिर खाली स्थान दिया गया है। देव को पौधों के स्वामी, रोगियों के उपचारक और धन का दाता माना जाता है। हिंदू धर्म में फिर खाली स्थान दिया गया है देव को, यानी किस देव को पौधों का स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोम। सोम देवता को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारकर्ता और कहा जाता है धन के दादा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन 42 है, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? राइट आंसर हो जाएगा वैशेषिक, ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पहले इसे एक्सप्लेनेशन देखिएगा। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन और वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांत के समान ही है। वैशेषिक दर्शन के मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? किस वेद को कर्मकांड वेद के तौर पर
जाना जाता है, यह आपको बताना है। तो यजुर्वेद जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, यजुर्वेद वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना उचित होगा, तो हम पढ़ते हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। यजुर्वेद को कर्मकांड के रूप में भी जाना जाता है, यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। अब याद रखना, यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ भी कहा जाता है और इसको यज्ञ वेद भी कहा जाता है। इसके पाठक करता यानी जो इसे पढ़ता है उन्हें अर्धायु कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधान और संकलन बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मिल जाती है, कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य में दोनों में लिखा गया है? तो यजुर्वेद जो है ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। जबकि ऋचाओं की क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति, लगभग 10,600 ऋचाएं हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने के लिए ऋषि को होत्र कहते हैं। सामवेद की यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों संकलनकर्ताओं को उद्गाता कहते हैं तथा अथर्ववेद में ऋषियों को आर्थव ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें अथर्ववेद जो है यहाँ लिखा गया है आर्थव ऋषि द्वारा रचित है, जिसमें 731 सूत्र और 6000 मंत्र हैं। यहाँ 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले गए हैं मित्र, देखिएगा। सबसे पहले तो यजुर्वेद को पढ़ने वाले को अर्धायु कहा जाता है, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है और सामवेद को पढ़ने वाले को यहाँ लिखा गया है उद्गाता कहा जाता है। और यहाँ लिखा गया है कि इस पद में यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यजुर्वेद फिर खाली स्थान दिया गया है से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यज्ञ के अनुष्ठानों, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। यहाँ लिखा गया है यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों मंत्रों के संग्रह से है। 4 वेदों में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में ऋग्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? अगर आप इसे एक्सप्लेनेशन करते हैं अच्छे से तो आप बता सकते हैं कि यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद। राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिती का क्या कार्य था? 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो, कोषाध्यक्ष। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। मित्र आगे बढ़ने से हम आपको बताना चाहेंगे, अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ई बुक आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। इस ई बुक में बात की जाए तो जीके और साइंस और गणित को अच्छे ढंग से समझाया गया है। ये ई बुक जो है ये कलरफुल है और पूरे सिलेबस को अच्छे ढंग से कंप्लीट करते हैं। अगर आप रेलवे के अंतर्गत किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये ई बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टेड है, बड़ी ज़्यादा मेहनत की गई है इस ई बुक पर। तो मित्र आप लेना चाहते हैं, अपने रेलवे एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, यानी कहा जाए रामबाण सिद्ध करना चाहते हैं, आपकी बार जॉब लेना ही चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पर मैसेज कर लेना और इस रामबाण ई बुक के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेना और रेलवे की परीक्षा को और ज़्यादा मजबूत कर लेना, यानी पूरी तैयारी को अच्छे ढंग से कर लेना इस रामबाण ई बुक से, जिसमें जीके, साइंस और मैथ को अच्छे ढंग से कंप्लीट किया गया है। फिलहाल इसमें भी रीजनिंग नहीं है, रीजनिंग भी जोड़ा जाएगा, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा आपके सिलेबस को कंप्लीट कर रही है, पूरे सिलेबस को यानी रीजनिंग छोड़ के बाकी को कंप्लीट कर रही है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मित्र लेना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8948667652, इस पर मैसेज कर लेना और इस रामबाण की बुक के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर दीजिएगा सोच समझकर सभी भाई बहन। क्या पूछ रहा है? हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, निम्न में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? क्वेश्चन 47 है, सोच समझकर सभी मित्र आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी
बिल्कुल सही बता रही हो, कोई खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा पिटक। पिटक जो है ये वैदिक साहित्य का हिस्सा बिल्कुल नहीं है मित्र। पिटक जो है ये वैदिक साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी अरण्य, उपनिषद और ब्राह्मण जो है ये आते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है जिसकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन सभी वेदों के ब्राह्मण, अरण्य तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताएं तथा इनके ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद मिलकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं। जबकि पिटक बौद्ध ग्रंथ के प्रमुख पुस्तक है। सभी को पता है कि बौद्ध धर्म में पिटकों को वेदों या हिंदू धर्म को के समान ही महत्व समझा जाता है। पिटकों की संख्या जो है ये 3 है, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा मित्र। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सर्जनकर्ता माना जाता है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सर्जनकर्ता के रूप में माना जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रह्मा। जो भी मित्र बता रही है ब्रह्मा, बिल्कुल सही बता रहे हो। हिंदू धर्म में सर्जनकर्ता के देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु के इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में तथा भगवान शिव के सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। यहाँ एक अच्छा पॉइंट लिखा गया है कि हिंदू धर्म में सर्जनकर्ता जो है, जो बनाते हैं देवता, वो ब्रह्मा कहलाते हैं। जो इस सृष्टि का संचालन करते हैं वो भगवान विष्णु कहलाते हैं। जो इस सृष्टि का विनाशक होते हैं वो भगवान शिव होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऐतरेय उपनिषद फिर खाली स्थान दिया गया है। ऐतरेय अरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठे अध्याय से संबंधित और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। क्वेश्चन 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 है, सोच समझकर सभी में आंसर देने की कोशिश करना। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है, यानी सबसे पवित्र वेद है। इसमें 10,600 ऋचाओं के फिर खाली स्थान दिया गया है। सूक्तों के 10 अध्याय जिसे मंडल कहा जाता है शामिल है। यानी आपसे पूछ रहा है इसमें कितनी सूक्तें शामिल है, यह आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1028। ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अथर्ववेद सबसे नवीन है। ऋग्वेद को 10 भागों में बांटा गया है जिन्हें मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 10,600 ऋचाएं, 1028 सूक्ति का संग्रह है। ऋग्वेद के उद्धृत प्रमुख देवता इंद्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो याद रखना ऋग्वेद में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद जो है ये ऋग्वेद है। ऑप्शन क्या होगा, ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेद फिर खाली स्थान दिया गया है। ऋग्वेद का संग्रह है। ऋग्वेद में कितनी सूक्ति हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने जो एक्सप्लेनेशन ऊपर पढ़ा तो आप बता सकते हैं कि ऋग्वेद में 1028 सूक्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं 4 बिल्कुल सही बता रहे हो। सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है कि प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण होते हैं। तो याद रखना, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य जो है ये 0 से 25 साल तक का होता है। गृहस्थ जो है 25 से 50 साल का होता है। वानप्रस्थ जो है 50 से 75 वर्ष तक होता है। और सन्यास जो है ये 75 से 100 वर्ष तक होता है। जीवन के चरणों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4। देख सकते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और सन्यास। राइट क्या होगा, सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका राइट आंसर बताइएगा। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले
गद्य सूत्र भी शामिल थे या हैं। क्वेश्चन 56 का बताएं तो बिल्कुल सही है यजुर्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। यज्ञ सूत्र अभी आपने जो एक्सप्लेनेशन ऊपर पढ़ा था उसमें बताया गया था कि यज्ञ सूत्र किसमें है, तो यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है। उपनिषद शब्द में उप शब्द जो है ये क्या दर्शाता है। 57 का राइट आंसर बिल्कुल सही। जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं यानी निकटता या समीपता, राइट आंसर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। उपनिषद शब्द में उप शब्द का निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यता वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदरण्यक, छांदोग्य, ऐतरेयी, कौशिकी, मैत्रेयी, ये सब जो हैं ये उपनिषद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऋग्वेद के स्रोतों को फिर खाली स्थान दिया गया है के रूप में भी जाना जाता है। तो 58 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही सूक्ति, ऑप्शन क्या होगा सूक्त, ऑप्शन ये बिल्कुल सही होगा। ऋग्वेद के सूत्रों को कहा जाए के रूप में जाना जाता है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जो है सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 28 सूक्ति हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 10 मंडल है, यह आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक या वेदों का मंत्रों का वेद या कहा जाए गीत का योग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक कहा जाता है, मंत्रों का वेद कहा जाता है, गीत का योग भी कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सामवेद को, ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। यहाँ लिखा गया है सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या जो है ये 1869 है। इनमें से 1474 ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है और यह पद्य में है और सूर्य देवता को समर्पित है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो बच्चे को पता है कि सबसे पुराना वेद जो है ये ऋग्वेद है। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वही बातें लिखी गई हैं जो मैंने ऊपर एक्सप्लेनेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऋग्वेद में ऐसे फिर खाली स्थान दिया गया है मंत्र है जिनमें अप्रामाणिक वल्क सिल्क भजन शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1028। वही क्वेश्चन घुमा फिरा कर यानी लैंग्वेज बदल कर आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं, 62। तो बिल्कुल सही 1028 क्या हो जाएगा, ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो 63 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है निरुक्ति, ऑप्शन क्या होगा डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसे भी पढ़िएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, ये किस भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होती है, यानी सत्य की ही जीत होती है। यह आदर्श वाक्य जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये भारत का आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। लिखा गया है भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ यानी सारनाथ में भी रहा, जिसे हूबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, ये किससे संबंधित है, तो युद्ध कौशल से। राइट क्या होगा, डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 66, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। संगीत के ज्ञान किससे संबंधित है, किस वेद से, तो सामवेद से संबंधित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 67, इसका बताइएगा, वेदों में इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल चारों वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा वेद है। तो सभी को पता है अथर्ववेद,
जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? क्वेश्चन 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि मुंडक उपनिषद अथर्ववेद के शौकीनीय शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक है, प्रत्येक मुंडक के 2 खंड हैं और कुल 64 मंत्र है। मुंडक उपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अंकित सत्यमेव जयते शब्द भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? भारत में वैदिक काल की अवधि जो है कब तक चली? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1500 से 500 बीसी तक। 1500 से 500 बीसी तक, ऑप्शन ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 70 है, इसका बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ऑप्शन क्या होगा? ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पढ़िएगा इसका एक्सप्लेनेशन कि अथर्ववेद को ब्रह्म वेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम से इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। अथर्ववेद की संकलनकर्ता कौन है? तो अथर्ववेद के संकलनकर्ता अथर्व ऋषि हैं। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय हैं और 731 या 730 सूक्ति हैं और 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों एवं औषधि से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ जो है ये क्या है? तो याद रखना बलिदान। ये क्वेश्चन जो है ये बार बार सभी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, ना कि आरआरबी में या आपके रेलवे एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो है बार बार सभी एग्जामों में पूछा जा रहा है कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ जो है ये बलिदान होता है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सूक्ति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। नेक्स्ट का आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? क्वेश्चन 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। राइट आंसर हो जाएगा अथर्व। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा महाउपनिषद में। ऑप्शन ये वाले हमारे सभी मित्र बिल्कुल सही हो जाएंगे। महाउपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया। इसका अर्थ धरती या संसार के परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पहले खाली स्थान दिया गया उपनिषदों में से, फिर खाली स्थान दिया गया उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो क्वेश्चन 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। यह एक्सप्लेनेशन दिया होगा। हाँ, उपनिषद के समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इनमें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारतीय आदर्श वाक्य मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषद का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं। इसमें बृहदन उपनिषद सबसे बड़ा है, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है जिसमें केवल 12 श्लोक हैं, छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आपके सामने आ चुका है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि सबसे पुराना जो है ये छांदोग्य उपनिषद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। सबसे पुराना जो है ये लिखा गया है छांदोग्य उपनिषद है। सबसे बड़ा जो है ये बृहदारण्यक उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद जो है ये सबसे छोटा है जिसमें केवल 12 श्लोक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन 76 आ चुका है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु, फिर खाली स्थान दिया गया, मूल तत्वों से बनी है। 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा 5। बिल्कुल सही बता रहे हो, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। पंचभूत यानी पंच तत्व भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी के ये 5 महाभूत माने गए हैं। इनमें सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ बना है। इनमें कहा जाए इनसे
बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनमें आत्मा चाहिए। आत्मा के वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से माना गया है। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने आ चुका है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कांडक्य उपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से किन देवता का यह आपको बताना है। किस देवता की बातचीत जो है ये नचिकेता से हुई थी, जो कि कांडोपनिषद में वर्णित है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी मित्र बता रहे हैं भगवान यम से बिल्कुल सही है। भगवान यम और नचिकेता का संवाद जो है ये कंठोपनिषद में दिया गया है। ये 77 क्वेश्चन थे जो कि मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। 77 क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया। और मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा मित्र ये महाजनपद और काल होगा। महाजनपद काल जो है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो मित्र आज की में बस इतना। चलिए अब शुरू कर देते हैं दूसरा टॉपिक।